हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो आज की कहानी है कितनी ज़मीन, जिसके लेखक हैं लियो टोल्स्टॉय। कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दो बहनें थीं। बड़ी का कस्बे में एक सौदागर से ब्याह हुआ था। छोटी देहात में किसान के घर ब्याही थी। बड़ी का अपनी छोटी बहन के यहाँ आना हुआ निपटा कर दोनों जनी बैठी तो बातों का सूत चल पड़ा। बड़ी अपने शहर के जीवन की तारीफ करने लगी। देखो कैसे आराम से हम रहते हैं, फैंसी कपड़े और ठाट के सामान, स्वाद स्वाद की खाने पीने की चीज़ें, और फिर तमाशे, थिएटर, बाग बगीचे। छोटी बहन को बात लग गई। अपनी बारी पर उसने सौदागर की ज़िंदगी को हे बताया, मतलब बड़ा बताया, और किसान का पक्ष लिया। कहा, मैं तो अपनी ज़िंदगी का तुम्हारे साथ अदला बदला कभी न करूं। हम सीधे साधे और रूखे से रहते हैं तो क्या, चिंता फिक्र से तो छूटे हैं। तुम लोग सजी धजी रहती हो, तुम्हारे यहाँ आमदनी बहुत है, लेकिन एक रोज़ वह सब हवा भी हो सकता है। जी कहावत है कि आनी लाभ दो जुड़वा भाई। अक्सर होता है कि आज तो अमीर हैं, कल वहीं टुकड़े को मोहताज हो जाता है। पर हमारे गांव के ज़मीन में यह जोखिम नहीं है। किसान जिंदगी उली और चिकनी नहीं दिखती तो क्या, उम्र लंबी होती है और मेहनत से तंदुरुस्ती भी बनी रहती है। हम मालदार न कहलाएंगे, लेकिन हमारे पास खाने की कभी भी कमी न होगी। बड़ी बहन ने ताने से कहा, बस बस, पेट तो बैल और कुत्ते का भी भरता है, पर वह भी कोई ज़िंदगी है। तुम्हारे जीवन के आराम, अदब और आनंद का क्या पता। तुम्हारा मर्द जितनी चाहे मेहनत करे, जिस हालत में तुम जीते हो उसी हालत में मरोगे। वहीं चारों तरफ गोबर, भूसा, मिट्टी, और यही तुम्हारे बच्चों की किस्मत में बटा है। छोटी ने कहा, तो इसमें क्या हुआ। हाँ, हमारा काम चिकना चुपड़ा नहीं है, लेकिन हमें किसी का आगे झुकने की भी ज़रूरत नहीं है। शहर में तुम हजार लालच से घेरे रहती हो। आज नहीं तो कल की क्या खबर है। कल तुम्हारे आदमी पाप को लोभ, जुआ, शराब और दूसरी बुराइयां फंसा सकते हैं। तब घड़ी भर में सब बर्बाद हो जाएगा। क्या ऐसी बातें अक्सर होती नहीं हैं। घर का मालिक दीना ओसारे में पड़ा औरतों की यह बातें सुन रहा था। उसने सोचा कि बात तो खरी है। बचपन से माँ धरती की सेवा में हम इतने लगे रहते हैं कि कोई व्यर्थ की बात हमारे मन में घर नहीं कर पाती। बस है तो मुश्किल एक, वो यह कि हमारे पास ज़मीन काफ़ी नहीं है। ज़मीन खूब हो तो मुझे किसी की परवाह न रहे, चाहे शैतान ही क्यों न हो। वहीं कोने में शैतान दुबका बैठा था। उसने सब कुछ सुना। वह खुश था कि किसान की बीवी ने गांव की बड़ाई करके अपने आदमी की डिंगे पर चढ़ा दिया। देखो ना, कहता था कि ज़मीन खूब तो है, फिर चाहे शैतान भी आ जाए तो परवाह नहीं। शैतान ने मन में कहा कि हजरत, यही फैसला सही है। मैं तुमको काफ़ी ज़मीन दूंगा और देखना है कि उसी से तुम मेरे चुंगल में होते हो कि नहीं। गांव के पास ही जमींदारी की मालिकिन की कोठी थी। कोई 300 एकड़ उनकी ज़मीन थी। उनके अपने आसामियों के साथ बड़े अच्छे संबंध रहते आए थे, लेकिन उन्होंने एक करिंदा रखा था जो पहले फौज में रहा था। उसने आकर लोगों पर जुर्माने ठोकने शुरू कर दिए। दीना का यह हाल था कि वह बहुतेरा करता, पर कभी तो उसका बैल जमींदारी की चरी में पहुंच जाता, कभी गाय बगिया में चरती पाई जाती, और नहीं तो उनकी रखाई हुई घास में बछिया बछड़ा ही जा मुँह मारते। एक बार दीना को जुर्माना उठाना पड़ता। जुर्माना तो वह दे देता, पर बेगम से वह मुनमुनाता और चिढ़ा हुआ सा घर पहुंचता और अपनी सारी चीज़ घर पे उतारता। पूरे मौसम करिंदे की वजह से उसे ऐसा त्रास भुगतना पड़ा। अगले जाड़ों में गांव में खबर हुई कि मालिकिन अपनी ज़मीन बेच रही हैं, और मुंशी इकराम अली के सौदे की बातचीत चल रही थी। किसान सुनकर चौकन्ने हुए। उन्होंने सोचा कि मुंशी जी की ज़मीन होगी तो वह जमींदार के करिंदे से भी ज़्यादा सख्ती करेंगे।
और जुर्माने चढ़वाएंगे और हमारी तो गुजर बसर इस ज़मीन पर है। यह सोचकर किसान मालिकिन के पास गए। कहा कि मुंशी जी को ज़मीन न दीजिए, हम उनसे बढ़ती कीमत पर लेने को तैयार हैं। मालकिन राजी हो गई। तब किसानों ने कोशिश की कि मिलकर गांव पंचायत की तरफ से हम सब ज़मीन पर जाके, ताकि वह सभी की बनी रहे। 2 बार इस पर ज़मीन विचार करने पर पंचायत जुड़ी का फैसला न हुआ। असल में शैतान की सब करतूत थी। उसने उनके बीच फूट डाल दी थी। बस तब वे मिलकर किसी एक मत पर आ ही नहीं सके। तय हुआ कि अलग अलग करके ही वह ज़मीन ले ली जाए। हर कोई अपने बित्ते के हिसाब से ले ले। मालकिन पहले की तरफ इस बात भी राजी हो गई। इतने में दीना को मालूम हुआ कि एक पड़ोसी इकट्ठी 50 एकड़ ज़मीन ले रहा है और ज़मींदारिनी राजी हो गई हैं कि आधा रुपया अभी नगद ले, बाकी साल भर बाद चुकता हो जाएगा। दीना ने अपनी स्त्री से कहा कि और जने ज़मीन खरीद रहे हैं, हमें भी 20 या इतने एकड़ ज़मीन ले लेनी चाहिए। जीना वैसे भार हो रहा है और वह करिंदा जुर्माने पर जुर्माने करके हमें बर्बाद ही कर देगा। उन दोनों ने मिलकर विचार किया कि किस तरकीब से ज़मीन खरीदी जाए। 100 कर्जदार तो उनके पास बचे हुए रखे थे। एक उन्होंने उम्र पर आया अपना बछड़ा बेच डाला, कुछ माल बंधक रखा, अपने बड़े बेटे को मजदूरी पर चढ़ाकर उसने नौकरी के मुद्दे कुछ रुपया पैसे की ले लिया, बाकी बचा अपनी स्त्री के भाई से उधार लिया। इस तरह कोई आधी रकम उन्होंने इकट्ठी कर। इतना करके दीना ने एक 40 एकड़ ज़मीन का टुकड़ा पसंद किया, जिसमें कुछ हिस्से में दरख्त भी खड़े थे। मालकिन के पास उनका सौदा करने पहुंचा। सौदा पट गया और वहीं के वहीं नगद उसने सही दे दी। फिर कस्बे में जाकर लिखा पढ़ी पक्की कर ली। अब दीना के पास अपनी निजी ज़मीन थी। उसने बीज खरीदा और अपनी ज़मीन पर बोया। इस तरह वह अब खुद ज़मींदार हो गया। इस तरह दीना काफ़ी खुशहाल था। उसके संतोष में कोई कमी न रहती, अगर बस पड़ोसियों की तरफ से उसे पूरा चैन न मिल सकता। कभी कभी उसके खेतों पर पड़ोसियों के मवेशी आचरते। दीना ने बहुत विनय के बाद समझाया, लेकिन कुछ फर्क नहीं हुआ। उसके बाद और घोसी छोकरे गांव की गायों को दिन दहाड़े उसकी ज़मीन में छोड़ देने लगे। रात को बैल खेतों का आकर नुकसान करते। दीना ने उनको बार बार निकलवाया और बार बार उसने उनके मालिकों को माफ़ किया। एक अरसे तक वह धीरज रखा और किसान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। लेकिन कब तक? आखिर उसका धीरज टूट गया और उसने अदालत में दरख्वास्त दी। मन में जानता तो था कि मुसीबत की वजह असली यह है कि और लोगों के पास ज़मीन की कमी है। जानबूझकर दीना की सताने की मंशा किसी की नहीं है, लेकिन उसने सोचा कि इस तरह मैं नरमी दिखाऊंगा तो वे लोग सब पाते जाएंगे और मेरे पास जितना है सब बर्बाद कर देंगे। नहीं, उनको एक सबक सिखाना चाहिए। सो उसने ठान ली। एक सबक दिया। दूसरा नतीजा यह कि 2-3 किसानों पर अदालत से जुर्माना हो गया। इस पर तो पास पड़ोस के लोग दीना से कीना रखने लगे। अब कभी कभी जानबूझकर भी तंग करने के लिए अपने मवेशी उसके खेतों में छोड़ देते। एक आदमी गया और उसे ज़रूरत अगर घर में ईंधन की थी तो उसने अपने रात में जाकर 7 पूरे शीशम के दरख्त काट दिए। दीना ने सवेरे घूमते हुए देखा कि पेड़ कटे हुए पड़े हैं, वह धरती से सटे हैं और उनकी जगह खड़े ठूठ मानो दीना को चिढ़ा रहे हैं। देखकर उसको तैस आ गया। उसने सोचा कि अगर दुष्ट ने एक यहाँ तो दूसरा दूर का पेड़ काटा होता है तो भी गनीमत थी, लेकिन कमबख्त ने आसपास के सब पेड़ काटकर बगीचे को वीरान कर दिया। पता लगे तो खबर लिए बिना न छोड़ूं।
उसने जानने के लिए सिर खुजलाया कि यह करतूत किसकी हो सकती है। आखिर तय किया कि हो न हो यह धुन्नू होगा और कोई ऐसा नहीं कर सकता। यह सोच धुन्नू की तरफ गया कि शायद कुछ सबूत मिल, लेकिन वहाँ कुछ चोरी का सबूत मिला नहीं और आपस में कहा सुनी और तेजी के सिवा कुछ नतीजा न निकला। तो भी उसे मन में पक्का विश्वास हो गया कि धुन्नू ने ही यह किया है और जाकर रपट लिखा दी। धुन्नू की पेशी हुई, मामला चला, एक अदालत में दूसरी अदालत हुई। आखिर में धुन्नू बरी हो गया क्योंकि कोई सबूत और गवाह ही नहीं थे। दीना इस बात पर और भी झल्ला उठा और अपना गुस्सा मजिस्ट्रेट पर उतारने लगा। वह इस तरह दीना का अपने पड़ोसियों और अफसरों से मनमुटाव होने लगा। यहाँ तक कि उसके घर में भी आग लगाने की बात सुनी जाने लगी। हालांकि दीना के पास अब ज़मीन ज़्यादा थी और जमींदारों में उसकी गिनती थी, पर गांव में और पंचों में पहले से उसका मान न रह गया था। इसी बीच अफवाह उड़ी कि कुछ लोग गांव छोड़कर कहीं जा रहे हैं। दीना ने सोचा कि मुझे तो अपनी ज़मीन छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन और कुछ लोग अगर गांव छोड़ेंगे तो चलो गांव में भीड़ भी कम होगी, मैं उनकी ज़मीन खुद ले लूँगा तो अब ज़्यादा ठीक रहेगा। अब तो ज़मीन की भी तंगी मालूम होती है। एक दिन दीना घर से उसारे में बैठा था कि एक परदेशी सा किसान उधर से गुजरता हुआ उसके घर उतरा। वह वहाँ रात भर ठहरा और खाना भी वहीं खाया। दीना ने उससे बातचीत की कि भाई कहाँ से आ रहे हो। उसने कहा दरिया सतलज के पास से आ रहा हूँ, वहाँ बहुत काम है। फिर एक में से दूसरी बात निकली कि और आदमी ने बताया कि उस तरफ नई बस्ती बस रही है। उसे अपने गांव के कई और लोग वहाँ हैं, वे सोसाइटी में शामिल हो गए हैं और हर एक को 20 एकड़ पहुँचे हैं। सोसाइटी में शामिल हो गए और हर एक को 20 एकड़ ज़मीन मुफ्त मिली है। ज़मीन ऐसी उम्दा है कि उस पर गेहूं की पहली फसल जो हुई तो आदमी से ऊंची उसकी बालें हुई हैं और इतनी घनी दरात की एक काट में एक फूल बन जाए। एक आदमी के पास खाने को दाने न थे, खाली हाथ वो पहुंचा तब उसके पास 2 गाय, 6 बैल और भरा खलिहान अलग। दीना के मन में भी अभिलाषा पैदा हुआ। उसने सोचा कि मैं यहाँ तंग संकरी सी जगह में क्या कर रहा हूँ, जबकि दूसरी जगह मौका खुला पड़ा है। यहाँ की ज़मीन घर बार बेच बाच कर नगदी बना वहीं क्यों न पहुँचूँ और नए सिरे से शुरू करके देखूँ। यहाँ लोगों की भी हुई जाती है, उससे दिक्कत होती है और तरक्की रुकती है, लेकिन पहले खुद जाकर मालूम कर आना चाहिए कि क्या बात है। सो बरसात के बाद तैयारी करके वह चल दिया। पहले रेल में गया, फिर सैकड़ों मील बैलगाड़ी पर और पैदल सफ़र करता हुआ सतलज के परवाली जगह पर पहुंचा। वहां देखा कि जो उसे आदमी ने कहा था सब सच है। उसके पास खूब ज़मीन है, हर एक को सरकार की तरफ से 20-20 एकड़ ज़मीन मिली हुई है। यहाँ जो चाहे खरीद सकता है और खूब यही सी कौड़ियों के मोल जितने चाहे ज़मीन और भी ले सकता है। सब ज़रूरी बातें मालूम करके दीना जाड़ों से पहल घर लौट आया। आकर देश छोड़ने की बात सोचने लगा। नफ़े के साथ उसने सब ज़मीन बेच डाली, घर मकान मवेशी डंगर सबकी नगदी बना ली और पंचायत से इस्तीफ़ा दे दिया और सारे कुनबे को साथ ले सतलज पार के लिए रवाना हो गया। दीना परिवार के साथ उस जगह पहुंच गया। जाते ही एक बड़े गांव की पंचायत में शामिल होने की अर्जी दी। पंचों की उसने खूब खातिर की और दावतें भी दी। ज़मीन का पट्टा उसके सहज मिल गया। मिली जुली ज़मीन में उसे और भी एक बाल बच्चों के इस्तेमाल के लिए 5 हिस्से यानी 100 एकड़ ज़मीन उसको दे दी गई।
वह सब इकट्ठी नहीं थी, कई जगह टुकड़े में थे। अलावा इसके पंचायती चारागाह भी उसके लिए खुला कर दिया गया। दीना ने ज़रूरी इमारतें अपने लिए खड़ी की और मवेशी खरीद लिए। शामलात ज़मीन में से ही एक अब उसको इतना मिल गया था कि पहले से तिगुनी और ज़मीन भी उपजाऊ थी। वह पहले से कई गुना खुशहाल हो गया। उस पास चराई के लिए खुला मैदान पड़ा था और जितने चाहे वो डोर रख सकता था। पहले तो वहाँ ज़मीन और मकान बनवाने का उसने रस रहा। वह अपने से खुश था और उसे गर्व मालूम होता था, पर जब वह खुशहाली का आदी हो गया तो उससे लगने लगा कि यहाँ भी ज़मीन काफ़ी नहीं है, और होती तो अच्छा था। पहले साल उसने गेहूँ बोआया और ज़मीन ने अच्छी फसल दी। वह फिर गेहूँ ही बोते जाना चाहता था, पर उसके लिए पड़ती ज़मीन काफ़ी न थी जो एक बार फसल दे चुकती थी। वह उसे तरफ एक साथ दोबारा गेहूँ नहीं देती थी। 1 या 2 साल उसे गेहूँ ले सकते थे, फिर ज़रूरी होता कि धरती को आराम दिया जाए। बहुत लोग ऐसी ज़मीन चाहने वाले थे, लेकिन सबके लिए आती कहाँ से। इससे बदाबदी और खींचातानी होती थी, और जो संपन्न थे गेहूँ उगाने के लिए ज़मीन चाहते थे, जो गरीब थे वह अपनी ज़मीन में जैसे तैसे पैसा वसूल करना चाहते थे ताकि टैक्स वगैरह अदा कर सकें। दीना और गेहूँ बोना चाहता था, लेकिन 1 साल के लिए किराए पर उसने और भी ज़मीन ले ली। खूब गेहूँ बोआ और फसल भी खूब हुई, लेकिन ज़मीन गांव से दूर पड़ती थी और गन्ना मीलों दूर गाड़ी में भर कर लाना होता था। कुछ दिनों बाद दीना ने देखा कि कुछ बड़े बड़े लोग अलग फार्म डाल कर रहते हैं और वहाँ खूब पैसा कमा रहे हैं। उसने सोचा कि अगर मैं इकट्ठी कायमी ज़मीन ले लूँ और वहीं घर बसा कर रहूँ तो बात ही दूसरी हो जाए। इस तरह इकट्ठी और कायमी ज़मीन खरीदने का सवाल बार बार उसके मन में उठने लगा। 3 साल तक इस तरह निकल गए। दीना ज़मीन किराए पर लेता और गेहूँ तोलता। मौसम ठीक गए, काश्त अच्छी हुई और उसके पास माल जमा होने लगा। वहीं इसी तरह संतोष से बढ़ता जा रहा था, लेकिन हर साल की और लोगों से ज़मीन किराए पर लेने और उसके लिए कोशिश और सिरदर्दी करने का काम से वह थक गया था। जहाँ ज़मीन अच्छी होती वहीं लेने वाले दौड़ पड़ते। इससे बहुत चौका और होशियार न रहा जाता तो ज़मीन मिलना असंभव था। यह एक परेशानी की बात थी। तीसरे साल ऐसा हुआ कि दीना ने एक महाजन से साझे में कुछ काश्तकारों से एक ज़मीन किराए में ली। ज़मीन गोड़ कर तैयार हो चुकी थी। एक आसपास में तनातनी हो गई कि किसान लोग झगड़ा लेकर अदालत पहुँचे। अदालतों में फिर मामला बिगड़ गया और की कार्रवाई मेहनत बेकार गई। दीना ने सोचा कि अगर कहीं ज़मीन मेरी कायमी मिलियत की हो तो मैं आज़ाद होता, और क्यों यह पचड़ा बनता और बखेड़ा बढ़ता। उस दिन से वह ज़मीन के लिए निगाह रखने लगा। आखिर एक किसान मिला जिसने 1000 ज़मीन खरीदी थी, लेकिन पिछले उसकी हालत संभल न सकी। अब मुसीबत में पड़कर वह उसे सस्ती देने को तैयार था। दीना ने बात उससे चलाई और सौदा करना शुरू किया। आदमी मुसीबत में था, इससे दीना भाव दर में कमी करने लगा। आखिर कीमत 1000 रुपये तय हो पाई। कुछ नगद दे दिया जाए, बाकी फिर सौदा पक्का हो गया। तो फिर एक सौदागर अपने घोड़े के दाने पानी के लिए उसे घर के आगे ठहरा। उसने दीना से बातचीत जो हुई तो सौदागर ने कहा कि मैं नर्मदा नदी के उस पार से चला आ रहा हूँ। वहीं 1500 एकड़ उम्दा ज़मीन कुल 500 रुपये में मैंने खरीदी थी। सुनकर दीना ने उससे और सवाल पूछे। सौदागर ने कहा कि बात यह है कि अफसर चौधरी के मेले मुलाकात करने का हुनर चाहिए।
100 से ज़्यादा रुपए तो मैंने रेशमी कपड़े और गलीचे देने में खर्च किए होंगे। फिर शराब, फल, मेवों, डालिया, चाय सेट वगैरह के उपहार अलग। नतीजा यह कि भी एकड़ मुझे ज़मीन आनों के भाव पड़ गई, कहकर सौदागर ने अपने दस्तावेज सब दीना के सामने कर दिए। फिर कहा, ज़मीन इन नदी के किनारे है और सारे का सारा कितना इकट्ठा है, उपजाऊ इतना कि क्या पूछो। दीना ने इस पर उत्सुकतापूर्वक सौदागर से सवाल पर सवाल किए। उसने बताया, वहाँ इतनी ज़मीन है कि तुम महीनों चलो तो पूरी न हो। वहाँ के लोग ऐसी सीधे हैं जैसे भीड़ और ज़मीन समझो मुफ्त के भाव ले सकते हो। दीना ने सोचा, यह ठीक रहेगा, भला मैं अब 1000 एकड़ के लिए 1000 रुपया क्यों फंसाऊँ। अगर वहाँ जाकर इतना रुपया ज़मीन में लगाऊँ तो मैं यहाँ से कई गुनी ज़्यादा ज़मीन मुझे पड़ जाएगी। दीना ने पूछताछ की और उस जगह कैसे जाया जाए सौदागर ने सब बतला दिया और वह चला गया। तो दीना ने भी अपनी तैयारी शुरू की। बीवी को कहा कि घर की देखभाल करना और खुद एक आदमी के साथ ले यात्रा को निकल पड़ा। रास्ते में एक शहर में ठहरकर वहाँ चाय के डब्बे, शराब और इसी तरह के उपहार की चीज़ें जो सौदागर ने बताई थी ले ली। फिर दोनों बढ़ते गए। चलते आखिर 7वें रोज़ वह पहुँचे जहाँ के कोल लोगों की बस्ती शुरू होती थी। उसने देखा कि सौदागर ने जो बात बताई थी वह सही थी। दरिया के पास ज़मीन ही ज़मीन थी, सब खाली थी। ये लोग उससे काम न लेते, कपड़े का सिरकी के तंबू में रहते, शिकार करते, मवेशी पालते और ऐसे ही मौज करते थे। न रोटी बनाना चाहते थे, न अनाज उगाना सीखा था। दूध का छाछ, मट्ठा बनाते, पनीर बनाते और उसी तरह शराब भी तैयार कर देते। ये सब काम औरतें करती। मर्द खाने पीने और फुर्सत से वक्त चैन की बंसी बजाने में रहते थे। वे लोग मजबूत और स्वस्थ थे और काम धाम के नाम पर कुछ किए मगन रहते थे। अपने से बाहर उन्हें कुछ पता न था। पढ़ना लिखना जानते नहीं थे और हिंदी तक नहीं जानते थे। भले सीधे स्वभाव के थे। दीना को देखते ही वह अपने तंबुओं से निकल आया और उसके चारों तरफ जमघट लगाकर खड़े हुए। उसमें एक दुभाषियों की मार्फत दीना ने बताया कि मैं ज़मीन की खातिर आया हूँ। वे लोग बड़े खुश मालूम हुए। तभी आवभगत के साथ वो उसने अपनी अच्छे से अच्छे डेरे में ले गए। वहाँ कालीन बिछे, गधे पर बिठाया और खुद नीचे चारों ओर घिस कर बैठे। उसे पीने को चाय दी और दारू भी। उसकी मेहनत में बढ़कर दावत हुई। बड़ से बढ़कर दावत हुई। दीना ने भी गाड़ी में से अपने आसपास भेंट की चीज़ें निकाली और सबके थोड़ी थोड़ी चाय पाटी। कोल लोग बड़े खुश थे। उन्होंने आपस में इस अजनबी से बाबत खूब चर्चा की। फिर दुभाषियों से कहा कि मेहमान को सब समझा दो। दुभाषियों ने कहा कि ये लोग कहानी को पूरा जानने के लिए इसका भाग 2 भी आएगा, तो इसको देखें। और भी इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपने कहानी को सुना, इसके लिए धन्यवाद।